हेलो स्टूडेंट्स, मैं अक्षत बंसल नालंदा एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर फिर से आपका स्वागत करता हूं। आप लोगों ने इस चैनल को जो अपना समर्थन दिया है उसके हम बहुत बहुत आभारी हैं और आशा है आगे भी आप इस वर्ल्ड एटलस सीरीज़ को इसी तरीके से आगे भी पढ़ते रहेंगे। तो आइए आज हम शुरू करते हैं एशिया फिजिकल, जो हमारा पार्ट 3 है इस वर्ल्ड सीरीज़ का। तो इसको पढ़ने से पहले ये आप याद रखेंगे, इससे पहले वाला जो हमारा पार्ट था पार्ट 2 एशिया पॉलिटिकल, उसको आप जरूर पढ़ लेंगे। उसके बाद ही आप इसको बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। एशिया फिजिकल तभी हम कर पाएंगे जब आप एशिया पॉलिटिकल को अच्छे से करे होंगे। क्लियर है? तो उसको लिंक में हम नीचे दे देंगे ताकि आप उसको वहां से कर लें पहले उसको, फिर हम एशिया फिजिकल उसके बाद शुरू करेंगे। तो इसमें देखेंगे एशिया फिजिकल को अभी हमने पढ़ा था, इसमें यहां पर हमने पढ़ा भी, ये एशिया पॉलिटिकल पढ़ लिया था हमारी सेकंड वीडियो में, और इस वीडियो में यहां पर हम पढ़ेंगे एशिया फिजिकल के बारे में। ये रहा यहां पर हमारा एशिया फिजिकल। तो आइए एक एक करके उसको हम पढ़ते हैं कि एशिया फिजिकल में वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और विश्वास मानिए, अगर आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते हैं तो जितने भी एशिया से रिलेटेड, चाहे वो नदियां हो, मरुस्थल हो, मैदान हो, जल संधियां हो, एक एक चीज हम उसमें क्लियर करेंगे। इसको अगर आपने 2 बार भी इसको पलट के देख लिया तो जितनी भी चीजें हैं एशिया से रिलेटेड वो सब आपको याद हो जाएंगी। तो आइए शुरू करते हैं यहां पर हम एशिया फिजिकल। सबसे पहले हम साउथ ईस्ट एशिया से शुरुआत करते हैं। तो यहां पर हम निकाल लेते हैं दक्षिण पूर्वी एशिया, यहां पर हम निकाल लेते हैं इसको। तो ये रहा हमारा दक्षिण पूर्वी एशिया और यहां से हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं। आइए शुरू करते हैं। देखेंगे यहां पर ये कुछ द्वीप बने हैं, ये द्वीप हैं इंडोनेशिया के द्वीप। ये इसको हमने पहले भी देखा था। कौन कौन से द्वीप हैं? ये है सुमात्रा, यहां पर एक बना है बोर्नियो, यहां पर एक बना है जावा, यहां पर एक बना है बाली, यहां पर एक बना है सेलिबीज, यहां पर एक बना है न्यू गिनी द्वीप। तो इन द्वीपों के बारे में पहले महत्वपूर्ण पॉइंट पढ़ते हैं। इन द्वीपों से रिलेटेड कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं। पहला द्वीप है सुमात्रा। इंडोनेशिया का जो सबसे बड़ा द्वीप है एरिया वाइज, वो कौन सा है? सुमात्रा द्वीप। अच्छा, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? यहां पर भारत के अंडमान निकोबार द्वीपों की श्रृंखला है। तो 6 डिग्री चैनल, उसको बोलते हैं 6 डिग्री अक्षांश, इन दोनों को क्या करती है? अलग करती। अच्छा, सुमात्रा के ऊपर यहां पर एक जल संधि बनी है जिसका नाम है मलक्का जल संधि। मलक्का जल संधि क्यों महत्वपूर्ण है? जब हम दक्षिण एशिया से दक्षिण पूर्वी एशिया की तरफ जाते हैं तो जहाज यहीं से होकर गुजरता है और इसलिए मलक्का जल संधि हमारे लिए हो जाती है महत्वपूर्ण। जल संधि क्या होती है इसको हम अपने पहले लेक्चर में बता चुके थे, आप उसको वहां पर जाके देख सकते हैं। अच्छा, जल संधि पे क्वेश्चन कैसे आते हैं? एक तो ये जल संधि किन 2 स्थल खंडों को अलग करती है और दूसरा कौन से 2 सागरों को जोड़ती है। ये 2 क्वेश्चन इसमें आते हैं। तो पहले पढ़ते हैं मलक्का जल संधि। ये मलाय प्रायद्वीप और सुमात्रा जो इंडोनेशिया का भाग है, मलेशिया और इंडोनेशिया को अलग करती है। और 2 सागर कौन से हैं? यहां पर बना है अंडमान सागर और यहां पर बना है जावा सागर। कई बुक में इसको दक्षिणी चीन सागर भी लिखा रहता है, तो आप उसको दोनों तरीके से याद करते हैं कि मलक्का जल संधि अंडमान सागर और जावा सागर को जोड़ती है। क्लियर है? ये हुआ किसके बारे में? सुमात्रा। अच्छा, यहीं पर एक इंडोनेशिया की महत्वपूर्ण झील है जिसका नाम है टोबो झील। इंडोनेशिया की एक महत्वपूर्ण झील है टोबो झील, वो भी यहीं पर सुमात्रा द्वीप पर स्थित है। इसके बाद दूसरा यहां पर बना हुआ जावा द्वीप। जावा द्वीप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है? दुनिया की सबसे अधिक जनसंख्या किस द्वीप पर निवास करती है? जावा द्वीप पर। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता, वो किस द्वीप पर स्थित है? जावा द्वीप पर स्थित है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो जावा द्वीप है वहां से, जो जावा द्वीप है वहां से क्या होता है? ये 2 गर्त वहां पर बनी हुई है। एक शब्द होता है गर्त, इंग्लिश में इसी को हम बोलते हैं ट्रेंच। गर्त क्या होती है? समुद्र में गहरे स्थान, जहां जो सबसे गहरे स्थान होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? गर्त या ट्रेंच बोलते हैं। तो यहां पर एक जल संधि बनी है सुंडा जल संधि। सुंडा जल संधि इतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितना महत्वपूर्ण है सुंडा गर्त, और एक और गर्त आता है जावा गर्त। तो 2 गर्त के नाम याद करेंगे, सुंडा गर्त और जावा गर्त। क्वेश्चन क्या आता है? सुंडा गर्त और जावा गर्त किस महासागर में है? तो ये यहां पर कौन सा महासागर है? ये पूरा है हिंद महासागर। तो ये दोनों गर्त कहां पर है? हिंद महासागर में स्थित है। और आगे बढ़ते हैं। जावा द्वीप के आगे यहां पर एक द्वीप है बाली, बहुत एक महत्वपूर्ण द्वीप है। आपने एक बाली सम्मेलन भी सुना होगा, बहुत महत्वपूर्ण सम्मेलन हुआ था यहां पे। यहां पर एक द्वीप है बोर्नियो, हमने पहले भी इसको बताया था। बोर्नियो पर 3 देशों की राजधानी, 3 देश है यहां पर। एक है इंडोनेशिया का कालीमंतान राज्य, मलेशिया के 2 राज्य हैं और एक पूरा देश है जिसका नाम है ब्रुनेई, उसकी राजधानी है बांदेर सेरी बेगावन।
ये कहां पर है? बोर्नियो द्वीप पर। अच्छा, बोर्नियो द्वीप दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है, और जो 2 द्वीप हैं उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो बोर्नियो द्वीप दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है, और इस क्षेत्र का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? बोर्नियो। यहां पर एक चोटी बनी है जिसका नाम है किनाबलू, ये मलेशिया की सबसे ऊंची चोटी है। क्लियर है? और यहां पे देखेंगे एक जल संधि का नाम लिखा है, इसको बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ मकस्सर, इसको बोलते हैं मकस्सर जल संधि। मकस्सर जल संधि किस किस को जोड़ती है? तो यहां पर है जावा सागर और यहां पर है सेलिबी सागर, इन दोनों को जोड़ती है। और कौन से 2 द्वीपों के बीच में? तो एक है बोर्नियो और एक दूसरा द्वीप कौन सा है? सेलिबी। और आगे बढ़ते हैं, यहां पर देखेंगे एक द्वीप का नाम लिखा है न्यू गिनी द्वीप। पहले भी हमने बताया था न्यू गिनी द्वीप पर 2 देश हैं, इसके आधे भाग पर है पपुआ न्यू गिनी और इसके इधर वाले भाग पर है इंडोनेशिया का एक राज्य या प्रांत यहां पर स्थित है, जिसको हम बोलते हैं वेस्ट पपुआ भी जिसको कहा जाता है, इरियन जाया भी उसमें लिखा रहता है। अच्छा, न्यू गिनी दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। अब सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, इसको आगे की हम सीरीज में बताते चलेंगे। यहां पर एक चोटी बनी है जिसका नाम है पुनकाक जाया पीक। तो ये जो पुनकाक जाया है ये इंडोनेशिया की सबसे ऊंची क्या है? चोटी है। क्लियर है? ये यहां के बारे में हमने देखा। अब आते हैं और ऊपर इसके, यहां पर एक प्रायद्वीप बना है जिसका नाम है मलय प्रायद्वीप। मलय प्रायद्वीप नाम से क्लियर है, मलेशिया स्थित है यहां पे। और छोटा सा एक द्वीपीय देश बना है यहां पर सिंगापुर। जो सिंगापुर है वो एक द्वीपीय देश है, जबकि जो मलेशिया है वो किस पर स्थित है? प्रायद्वीप पर स्थित। इसके बीच में एक जल संधि है जिसका नाम है जोहर जल संधि। एक जोहर बाहुरु करके स्थान है यहां पर, बंदरगाह है वहां पे, उसके नाम पे यहां पे क्या नाम पड़ गया? जोहर जल संधि। क्लियर है? किस किस के बीच में है जोहर जल संधि? मलय प्रायद्वीप और सिंगापुर के, मलेशिया और सिंगापुर को जो अलग करती है जल संधि वो कौन सी हो गई? जोहर जल संधि। अब यहां से ऊपर चलते हैं हम। जब ऊपर जाएंगे तो यहां पर अब हमको 4 महत्वपूर्ण नदियां यहां पर दिखाई देती हैं। एक यहां पर नदी है इरावडी, एक यहां पर बनी है साल्विन, एक बनी है चाओफ्रे और एक बनी है मेकोंग। थोड़ा सा ये कम क्लियर दिख रहा है तो इसको मैं लिख देता हूं नाम उनके। एक नदी कौन सी है आपकी? इरावडी नदी। एक नदी कौन सी है यहां पर? आपकी साल्विन नदी। और कौन सी नदी है यहां पर? एक नदी है यहां पर चाओफ्रे नदी, और चौथी महत्वपूर्ण नदी है यहां पर वो है मेकोंग। चारों के बारे में पढ़ते हैं कि चारों की विशेषता क्या है, इनके बारे में देखते हैं। अच्छा, इरावडी और साल्विन म्यांमार की सबसे प्रमुख नदियां हैं। जो इरावडी नदी है उसको म्यांमार की जीवन रेखा कहा जाता है, और जो साल्विन नदी है वो म्यांमार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? साल्विन नदी। अच्छा, आ कहां से रही है? तो ऊपर जो तिब्बत का पठार है वहां से नदियां आ रही हैं। ये रहा इरावडी, ये रही साल्विन। यहां पर एक महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणी बनी है जिसका नाम है अराकन योमा। अराकन योमा किस देश की पर्वत श्रेणी है? म्यांमार की। याद रखेंगे, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अराकन योमा किस देश में आती है? म्यांमार में आती है। क्लियर है? यहां पर भारत और म्यांमार के बीच में सीमा बनाती है पटकोई बम पर्वत श्रेणी। क्लियर है? अच्छा, अराकन योमा का दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इसे हिमालय पर्वत का विस्तार भी माना जाता है। किसको? अराकन योमा। देखते हैं। अब देखेंगे यहां पर ये जो इरावडी नदी गिरी है, यहां पे लिखा है डेल्टा ऑफ इरावडी। यहीं पर एक खाड़ी है जिसको बोलते हैं मर्तबान की खाड़ी। मर्तबान की खाड़ी भी कहां पे हो गई? म्यांमार में। और जो मर्तबान की खाड़ी है वो मोतियों के लिए या रत्नों के लिए फेमस है। कौन सी खाड़ी? मर्तबान की खाड़ी। क्लियर है? ये 2 हो गई, इरावडी और कौन सी नदी हो गई? साल्विन। अब आते हैं अगली नदी है चाओफ्रे। अगली नदी का नाम क्या है? चाओफ्रे। चाओफ्रे की क्या विशेषता है? ये थाईलैंड की सबसे प्रमुख नदी है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? थाईलैंड की राजधानी है जो बैंकॉक, वो किस नदी के किनारे है? चाओफ्रे नदी के किनारे है। अगला इंपॉर्टेंट नदी है मेकोंग। मेकोंग के ऊपर कई महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं। ये दक्षिण पूर्वी एशिया की सबसे बड़ी नदी है। दक्षिण पूर्वी एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? मेकोंग। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि कंबोडिया की राजधानी जो नोम्पे है वो किस नदी के किनारे है? तो वो मेकोंग नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? मेकोंग नदी के किनारे। और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? तो यहां पे आप देखेंगे मेकोंग दक्षिण पूर्व की सबसे बड़ी नदी हो गई। और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? ये लाओस की प्राकृतिक सीमा 3 देशों से बनाती है। जो मेकोंग नदी है वो लाओस की प्राकृतिक सीमा 3 देशों से बनाती है। कौन कौन से 3 देश हैं? लाओस और म्यांमार के बीच में, नोट करते चलेंगे, लाओस और म्यांमार के बीच में। दूसरा है लाओस और थाईलैंड के बीच में। और तीसरा है लाओस और कंबोडिया के बीच में। कौन सी सीमा बनाती है? प्राकृतिक सीमा बनाती है। क्लियर है? ये क्या हो गई आपकी? 4 प्रमुख नदियां हो गई दक्षिण पूर्वी एशिया की। यहां पे देखेंगे एक प्रायद्वीप बना है जिसका नाम है इंडो चाइना प्रायद्वीप। याद रखेंगे, इंडो चाइना प्रायद्वीप पे ना तो इंडिया है ना ही चाइना है। कौन है फिर? लाओस, कंबोडिया
और आपका थाईलैंड और आपका वियतनाम, ये देश हैं किस पर? इंडो चाइना प्रायद्वीप पर। क्लियर है पॉइंट ये? यहां पर जब हम आगे बढ़ते हैं तो एक महत्वपूर्ण सागर बना है दक्षिणी चीन सागर। कई बार आप न्यूज में सुनते रहते होंगे, दक्षिणी चीन सागर में चीन ने अपने जहाज भेजे। एक विवादित क्षेत्र है जो चीन अपना उस पर आधिपत्य बताता है, जबकि यहां पे वियतनाम और दूसरे देश इसको अपने अधिकार क्षेत्र में मानते हैं। क्लियर है? ये हो गया दक्षिण पूर्वी एशिया। अब आते हैं, एक यहां पर देश बना है फिलीपींस। ये पहले भी हमने बताया था, फिलीपींस दो महत्वपूर्ण द्वीप है फिलीपींस के, एक है लुजोन और एक नाम लिखा है मिंडनाओ। यहां पे इसकी राजधानी है मनीला। तो क्वेश्चन है मनीला किस द्वीप पर स्थित है? तो लुजोन द्वीप पर कौन सी राजधानी स्थित है? मनीला स्थित है। क्लियर है पॉइंट? और आगे बढ़ते हैं। अब ये मिंडनाओ द्वीप पर तो कभी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, लेकिन क्वेश्चन पूछा गया है, यहां पर एक गर्त बनी है जिसका नाम है मिंडनाओ गर्त, और जो दूसरी सबसे महत्वपूर्ण गर्त है, एक यहां पर गर्त बनी है, उसका नाम है मैरियाना गर्त। मैरियाना गर्त की जब यहां पर आप अपने एटलस में देखेंगे कि कितनी गहराई लिखी है, तो 11,022 मीटर कितनी है गहराई, मतलब लगभग 11 किलोमीटर गहरी है। कौन सी गर्त? मैरियाना गर्त। तो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या बना? दुनिया की सबसे गहरी गर्त कौन सी है? मैरियाना गर्त। दूसरा क्वेश्चन, मैरियाना गर्त और मिंडनाओ गर्त किस महासागर में स्थित है? तो यहां पर लिखा हुआ है पैसिफिक ओशियन, यानी प्रशांत महासागर। ये दोनों गर्त किस महासागर में? प्रशांत महासागर में स्थित है। क्लियर है पॉइंट ये? अब बढ़ते हैं थोड़ा सा हम ऊपर की तरफ। अच्छा, यहां पर एक पर्वत श्रेणी हमने बताती थी अराकानियोमा, एक यहां पर पठार बना हुआ है जिसका नाम है शान पठार। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, शान पठार किस देश में स्थित है? तो अराकानियोमा म्यांमार में, शान पठार भी कहां पर है? म्यांमार में। क्यों फेमस है? जैसे भारत में छोटा नागपुर के पठार खनिज संसाधन के लिए महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार से शान पठार भी म्यांमार के लिए खनिज संसाधनों को लेकर बहुत ज्यादा क्या है? महत्वपूर्ण। ये कौन सा हो गया आपका? शान पठार। अब ये देखा हमने दक्षिण पूर्वी एशिया के बारे में। अब थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, यहां पर हम चीन के बारे में और देखते हैं चीन में कौन कौन सी महत्वपूर्ण नदियां हैं, कौन कौन सी खाड़ियां हैं और कौन कौन सी जल संधियां हैं, उनके बारे में हम देखते हैं। तो अब हम इसमें निकाल लेते हैं अपना चीन को निकाल लेते हैं। यहां पर हम ये हमने यहां पर निकाल लिया आपका चीन। क्लियर है? एक नदी बनी है चीन की, 4 प्रमुख नदियां हैं। एक नदी कौन सी हो गई? हुआंगो। दूसरी महत्वपूर्ण नदी कौन सी हो गई? यांगटीजी। तीसरी महत्वपूर्ण नदी कौन सी हो गई? सीकियांग। और चौथी महत्वपूर्ण नदी कौन सी हो गई? तो यहां पर एक बनी है नदी रेड। ये 4 प्रमुख नदियां हैं, कहां की? चाइना की। चारों के बारे में समझ लेते हैं थोड़ा सा। हुआंगो नदी को येलो रिवर भी कहा जाता है। हुआंगो नदी को येलो रिवर भी कहा जाता है। अच्छा, आती हुई दिखाई दे रही है ऊपर से, जबकि वास्तव में यहां पर एक पर्वत श्रेणी बनी है कुनलुन, यहां से निकट से निकलती है कौन सी नदी? हुआंगो नदी। गिरती कहां पर है? तो देखेंगे यहां पर एक खाड़ी बनी है जिसको बोलते हैं पोहाई की खाड़ी, इंग्लिश में लिखा हुआ है गल्फ ऑफ पोहाई। यहां पर गिरती है कौन सी नदी? हुआंगो। इसको कौन सी नदी भी कहा जाता है? इसको येलो रिवर भी कहा जाता है, इसको पीली नदी भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जिन क्षेत्रों से होकर आती है वहां पर पीली मुलायम मिट्टी पाई जाती है, जिससे इसका रंग हल्का पीला होता है। इस कारण से इसको कौन सी नदी बोलते हैं? कैसी नदी बोलते हैं? येलो रिवर। दूसरी महत्वपूर्ण नदी है यांगटीजी। क्या महत्वपूर्ण पॉइंट है? सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो वो नदी कौन सी है? यांगटीजी नदी। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, यांगटीजी नदी के किनारे 2 सबसे महत्वपूर्ण नगर कौन से हैं? तो एक आप डेली न्यूज में सुन रहे हैं वुहान शहर, चाइना का जो वुहान शहर है वो कौन किस नदी के किनारे है? यांगटीजी। और एक यहां पर एक पोर्ट है जिसका नाम है शंघाई। ये दोनों किस नदी के किनारे पर हैं? यांगटीजी नदी के किनारे। अगली तीसरी नदी कौन सी है? सीकियांग नदी। सीकियांग नदी फेमस है, यहां पर 2 महत्वपूर्ण नगर पड़ते हैं, एक है आपका कौन सा? हांगकांग, और एक है गोंगजाओ। ये दोनों जो चीन के नगर हैं ये किस नदी के किनारे हैं? सीकियांग। और चौथी नदी आपकी कौन सी हो जाएगी? ये रेड नदी हो जाएगी। क्लियर है? यहां पर आती है एक जल संधि बनी है जिसका नाम है ताइवान जल संधि, और यहां पर एक द्वीप बना है जिसका नाम, एक देश है जिसका देश, उसको हम ऑफिशियल अभी नहीं स्वीकार किया गया, उसको हम बोलते हैं रीजन है ताइवान। जो ताइवान है वो किस द्वीप पर है? तो नाम है फॉर्मोसा द्वीप पर। इसलिए ये जो ताइवान जल संधि है इसको फॉर्मोसा जल संधि भी कहा जाता है। किस किस को जोड़ती है? तो यहां पर है दक्षिणी चीन सागर, यहां पे पूर्वी चीन सागर, इन दोनों को जोड़ती है। और किसको अलग करती है? तो ये है चाइना और ताइवान के बीच में कौन सी जल संधि है? ताइवान जल संधि। क्लियर है? अच्छा, यहां पर जब आप चीन का फिजिकल मैप देख रहे हैं तो क्या देख रहे हैं
कि इन नदियों के किनारे ही यहां पर मैदान बना हुआ है, और जितने भी आप जब पॉलिटिकल एटलस देखेंगे चीन का तो देखेंगे उसके ज्यादातर नगर कहां पर हैं, यहीं पर स्थित हैं, क्योंकि ये वाला भाग यहां पे पर्वत हैं, पठार हैं, कई तरह के मरुस्थल हैं, इस कारण से यहां पर ज्यादा निवास स्थान नहीं है। क्लियर है? अब आते हैं यहां पर एक ऊपर मरुस्थल बना है, गोबी मरुस्थल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मरुस्थल है एग्जाम के लिए। क्या महत्वपूर्ण है? गोबी मरुस्थल किस देश में है? तो ऊपर देखेंगे एक पठार बना है, मंगोलियन प्लेट्यू, तो मंगोलिया में आता है इसका ज्यादातर हिस्सा, और बचा हुआ हिस्सा किस में आता है? बचा हुआ हिस्सा आता है इसका चाइना में। गोबी मरुस्थल का मैक्सिमम हिस्सा आता है मंगोलिया में, बचा हुआ हिस्सा आता है कहां पे? चाइना में। दूसरा है गोबी मरुस्थल कैसे मरुस्थल का उदाहरण है? तो गोबी मरुस्थल शीतोष्ण मरुस्थल का उदाहरण है। शीतोष्ण मरुस्थल का मतलब क्या होता है? टेम्परेट डेजर्ट, मतलब इसको आप कह सकते हैं ठंडे मरुस्थल का उदाहरण है। कौन सा मरुस्थल? गोबी मरुस्थल। उसको एक और मरुस्थल का उदाहरण आता है, उसको जब हम दक्षिण अमेरिका पढ़ेंगे वहां पे पढ़ेंगे। दूसरा उदाहरण क्या है जो महत्वपूर्ण उदाहरण है गोबी मरुस्थल? वो शीतोष्ण मरुस्थल का क्या है? उदाहरण। क्लियर है पॉइंट? एक पर्वत श्रेणी बनी है अल्ताई। अल्ताई पर्वत श्रेणी कई देशों के जंक्शन पर है, लेकिन तब भी अगर हमें एक ऑप्शन लगाना होता है तो अल्ताई पर्वत को हम किस में लगाते हैं? मंगोलिया में लगाते हैं। किसको? अल्ताई पर्वत को। क्लियर है पॉइंट ये? तो ये हमने पढ़ा किसके बारे में? चीन के बारे में। अभी चीन की यहां की पूरी पर्वत श्रेणी रह गई है, इसको अभी हम करेंगे, इसको समझेंगे कि कैसे इसको पढ़ा जाता है। क्लियर है? अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं यहां पर, तो और आगे बढ़ेंगे तो यहां पर आप देखेंगे एक नाम लिखा है यहां पे, मंचूरियन के मैदान। तो मंचूरियन आप वैसे नॉर्मल में भी जानते हैं कि मंचूरियन जो डिश है वो कहां की डिश है? चाइनीज डिश है। तो मंचूरियन के मैदान भी कहां पे हो गए? चाइना में। ठीक है। अब प्रश्न उठता है कि मंचूरियन का मैदान है तो भाई कोई नदी ने बनाया होगा, तो किस नदी ने बनाया है? तो ऊपर एक नदी बनी है यहां पर, आमूर नदी। आमूर और उसकी सहायक नदियों ने कौन सा मैदान बनाया है? मंचूरियन का मैदान। अब आमूर नदी के ऊपर जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ चुका है वो आया है कि रशिया और चाइना के बीच में कौन सी नदी प्राकृतिक सीमा बनाती है? तो वो कौन सी नदी प्राकृतिक सीमा बनाती है? आमूर नदी प्राकृतिक सीमा बनाती है। क्लियर है पॉइंट ये? तो ये कौन सी नदी हो गई? आमूर नदी। अब चलते हैं थोड़ा सा हम समुद्र की ओर चलते हैं। तो समुद्र की ओर जब आप आएंगे तो यहां पे आ जाएंगे हम जापान में। तो जापान में आने से पहले थोड़ा सा यहां पे देखेंगे, यहां पर एक बना हुआ है कोरियन प्रायद्वीप। क्या बना हुआ है? कोरियन प्रायद्वीप। कोरियन प्रायद्वीप पर दो देश हैं, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। अब देखेंगे इस पूरे क्षेत्र में 4 महत्वपूर्ण जलसंधियां हैं और कई महत्वपूर्ण यहां पर क्या हैं? द्वीप हैं। उनके बारे में देखते हैं वो कौन सी महत्वपूर्ण जलसंधियां हैं और कौन से महत्वपूर्ण द्वीप हैं। देखेंगे एक यहां पे द्वीप बना है साखलिन द्वीप। कहां पर है ये? रूस का भाग है। एक यहां पे 4 द्वीप बने हैं जापान के, होकाइडो, होन्शु, और एक बना है शिकोकू, और यहां पर बना है क्यूशु। ये चारों द्वीप कहां के हैं? जापान के। अब देखते हैं जलसंधियां, देखेंगे कौन कौन सी महत्वपूर्ण जलसंधियां हैं। यहां पर देखेंगे एक जलसंधि बनी है जिसका नाम है सुशिमा जलसंधि। इसी को कोरियन जलसंधि भी कहती है। किस किस को जोड़ रही है? तो ये है आपका जापान सागर, और यहां पे कौन सा है? ईस्ट चाइना सी। इन दोनों को जोड़ने वाली जलसंधि हो गई सुशिमा। किन दो देशों के बीच में? तो ये कोरियन प्रायद्वीप का साउथ कोरिया, यहां पर क्या है? जापान का कौन सा द्वीप है? क्यूशु। तो कोरिया का कोरिया प्रायद्वीप और जापान के क्यूशु द्वीप को क्या करती है? अलग। और आगे बढ़ते हैं, यहां पर जब हम आते हैं एक द्वीप बना है होन्शु द्वीप। होन्शु द्वीप के बारे में काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट हम पॉलिटिकल वाली वीडियो में हम बता चुके हैं, थोड़ा सा सुन लेंगे। यहां पे होन्शु द्वीप जो है वहां पर टोक्यो जो जापान की राजधानी है वो स्थित है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जापान की सबसे बड़ी नदी शिनानो नदी भी यहीं पर है। और अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक महत्वपूर्ण ज्वालामुखी बना है यहां पे माउंट फ्यूजी, और इसी को पूरा नाम बोलते हैं माउंट फ्यूजियामा। ये जो ज्वालामुखी है ये किस द्वीप पर है? होन्शु द्वीप पर। क्लियर है? और आगे बढ़ते हैं तो एक और जलसंधि यहां पर बनी है जिसका नाम है सोगारू जलसंधि। किस किस को अलग कर रही है? ऊपर द्वीप है होकाइडो, नीचे द्वीप है होन्शु। किस किस को जोड़ रही है? तो जापान सागर और प्रशांत महासागर को क्या करती है? जोड़ती है। अब यहां पर एक और जलसंधि बनी है जिसका नाम है सोया जलसंधि। ये जो सोया जलसंधि किसको जोड़ती है? ये जोड़ती है यहां पर जापान सागर और प्रशांत महासागर को क्या करती है? या इसको कह सकते हैं यहां पर अखुटस सागर, जापान सागर और अखुटस सागर को क्या करती है? जोड़ती है। और यहां पर एक और जलसंधि बनी है, एक खाड़ी बनी है तात्रे की खाड़ी, और यहीं से एक जलसंधि बन जाती है, उसको बोलते हैं तात्रे जलसंधि। किस किस को अलग करती है? तो ये है रूस का भाग और ये है रूस का एक द्वीप।
तो साखलिन द्वीप को रूस की मुख्य भूमि से जो अलग करने वाली जल संधि है वो कौन सी जल संधि है? तात्रे जल संधि। क्लियर है पॉइंट? अब देखेंगे यहां पर एक गर्त बनी है क्यूराइल, एक द्वीप बना है क्यूराइल, लेकिन ना तो हमारे लिए क्यूराइल गर्त महत्वपूर्ण है ज्यादा, ना ही क्यूराइल द्वीप महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन आता है क्यूराइल जलधारा के ऊपर। एक क्यूराइल जलधारा किस प्रकार की जलधारा है, तो उसको समझ लेंगे थोड़ा सा। देखेंगे यहां पर जापान पर एक ऊपर से जलधारा आती है और एक नीचे से जलधारा आती है। समुद्र में कुछ पानी का जो बहाव होता है उसको हम बोलते हैं समुद्री जलधाराएं। यहां से ऊपर से जो आती है उसका नाम है आपका ओयाशियो की जलधारा, और नीचे से जो ऊपर आती है उसका नाम है क्यूरोशियो की जलधारा। अब जो भूमध्य रेखा से जलधाराएं आती हैं वो कैसी होती हैं? गर्म, और जो ध्रुवों से आती हैं वो कैसी होती हैं? ठंडी। इसका मतलब है जापान में ठंडी और गर्म जलधारा मिलती है। तो यहां पर एक महत्वपूर्ण क्षेत्र बनता है किनके लिए? मछलियों के लिए। इसलिए जापान मछली उत्पादन में या मछली पालन में या मछली उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान दुनिया में रखता है। और क्यूराइल जो जलधारा है वो किस तरह की जलधारा है? एक ठंडी जलधारा का क्या है? उदाहरण। और देखते हैं ऊपर यहां पे देखेंगे एक प्रायद्वीप बना है, इसका नाम क्या है? कमचटका प्रायद्वीप। क्लियर है? और ऊपर देखेंगे यहां पर तो एक जब आप टॉप पे देखेंगे तो एक सागर बना हुआ है जिसका नाम है बेरिंग सागर। क्या नाम है इसका? बेरिंग सागर। लेकिन महत्वपूर्ण बेरिंग सागर नहीं है, महत्वपूर्ण है यहां पर बेरिंग जलसंधि। बेरिंग जलसंधि दो महाद्वीपों को अलग करती है। यह है रूस का जो एशियाई भाग है और यहां पर जो है अलास्का जो अमेरिका का भाग है। तो एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करने वाली जो जलसंधि है वो कौन सी हो गई? बेरिंग जलसंधि। क्लियर है? ये हमने देखा किसके बारे में? जो ईस्ट एशिया वाला जो भाग था उसको हमने यहां पर देखा है। क्लियर है आप लोगों को? आइए यहां से अब हम चलते हैं रूस की ओर। रूस को ले लेते हैं इसमें। तो यहां पे आप देखेंगे रूस में पहली चीज तो आप समझ लेंगे कि रूस का जो एशियाई भाग होता है उसको किस नाम से जानते हैं हम? साइबेरिया के नाम से। तो यहां पर आप देखेंगे ये आप जा रही है आर्कटिक रेखा जो है हमारी 66.5 डिग्री की उत्तरी अक्षांश रेखा। तो इसका मतलब है ये पूरा क्षेत्र कैसा क्षेत्र है? ठंडा क्षेत्र। इसका मतलब है यहां पर बहुत ना के बराबर जनसंख्या रहती है। जो मेन उसके नगर हैं या मेन जो सिटीज हैं रूस की, रशिया की, वो यहीं पर स्थित है। क्लियर है? अब देखेंगे यहां पर कुछ महत्वपूर्ण नदियां हैं। एक महत्वपूर्ण नदी बनी है यहां पर ओबे नदी, एक यहां पर नदी बनी है यैंसी नदी, एक यहां पर नदी बनी है खड़ंगा, और एक यहां पर नदी बनी हुई है लीना। इन नदियों के बारे में समझ लेती है। पहली चीज तो नदियां इतने ठंडे क्षेत्रों में कि 5 से 7 महीने तो ये जमी रहती हैं, उसके कुछ समय के लिए बहती हैं। और महत्वपूर्ण क्या है? ये जो ओब नदी है कहां पे जाके गिर रही है? तो यहां पर एक सागर बन रहा है कारा सागर, कारा सागर में गिरती है। ये जो यैंसी नदी है दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी नदी है, और ये कहां पे जाके गिर रही है? ये भी कारा सागर में जाके गिर रही है। ये जो खड़ंगा नदी है ये भी यहीं पर जाके गिर रही है। और जो एक महत्वपूर्ण नदी है लीना, वो कहां पे जाके गिर रही है? तो यहां पर एक सागर बना है लाप्तेव सागर, यहां पर जाकर क्या होती है? गिरती है। अच्छा, महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है? चारों की चारों उत्तर की ओर बहती हैं और आर्कटिक महासागर में क्या करती हैं? गिरती हैं। कौन सी नदी? ये चारों नदी। और देखते हैं यहां पर एक झील बनी है लेक बैकाल। बैकाल झील पे महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है? दुनिया की सबसे गहरी झील कौन सी है? बैकाल झील। कहां पर आती है? रूस में आती है। क्लियर है? ये रूस की कुछ महत्वपूर्ण नदियां थी। अब आते हैं यहां पर हम निकालते हैं रूस का एक महत्वपूर्ण पर्वत है जिसका नाम है यूराल पर्वत। ये एक पर्वत बना हुआ है यहां पर जिसका नाम क्या है? यूराल पर्वत। यूराल पर्वत एशिया और यूरोप को क्या करता है? अलग करता है। दूसरा है कि ये जो यूराल पर्वत वाला ये पूरा क्षेत्र है इसको हम बोलते हैं यूरेशिया। यूरेशिया क्यों बोलते हैं? क्योंकि यूरोप और एशिया पूरे स्थलखंड मिला हुआ है, इसलिए पूरे भाग को हम क्या बोल देते हैं? यूरेशिया नाम से जानते हैं। अब देखेंगे यूराल पर्वत जहां पर खत्म हो रहा है वहां पर एक सागर, एक नाम लिखा है यहां पे कैस्पियन सागर। नाम लिखा है सागर, वास्तव में ये है क्या? झील। तो ये कौन सी झील है? कैस्पियन सागर झील। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कैस्पियन सागर पे क्या बनता है? दुनिया की सबसे बड़ी जो झील है उसका नाम क्या है? कैस्पियन सागर झील। एशिया और यूरोप की जो विभाजक जो रेखा बनाती है वो कौन सी झील बनाती है? वो भी कौन सी झील है? कैस्पियन सागर झील। अब पॉइंट है कि कौन कौन से देशों से सीमा लगती है। तो सबसे पहले यहां पे सीमा लगती है कजाकिस्तान, उसके बाद सीमा लगती है इसकी तुर्कमेनिस्तान, उसके बाद सीमा लगती है ईरान, उसके बाद सीमा लगती है अजरबैजान, और उसके बाद लास्ट में सीमा लगती है रूस। इसका मतलब टोटल 5 देशों से इसकी क्या लगती है? सीमा लगती है। दूसरा, ये कैसी झील है? तो ये खारे पानी की क्या है? झील। क्लियर है पॉइंट?
अब यहां पे चलते हैं, जो कैस्पियन सागर झील है उसके पूरब में चलती है, और यहां पे देखेंगे आप एक पठार बना है जिसका नाम है उर्त पठार। ये कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के क्या है, बॉर्डर पे है। एक झील बनी है यहां पर अरल सागर झील। कौन से दो देशों में आती है, तो दो देश में आती है, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि अरल सागर झील, अब जब आप पुराना एटलस देखेंगे तो वहां पे पूरा झील जैसी बनी होती थी ये, लेकिन वर्तमान में ये डॉट डॉट यहां पे बना होता है। इसका मतलब है कि अब अरल सागर झील का केवल 10% भाग बचा है और बाकी 90% भाग उसका क्या हो चुका है, सूख चुका है। तो सबसे बड़ी मानव के द्वारा उत्पन्न त्रासदी मानी जाती है अरल सागर झील का क्या करना, सूखना। और देखेंगे यहां पर एक नाम लिखा है किर्गिज स्टेपी। किर्गिज इतना महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण शब्द है एग्जाम के लिए हमारा कौन सा, स्टेपी। स्टेपी क्या है, घास के मैदान। कहां पर पाए जाते हैं, तो हमने बताया ये कौन सा भाग है, यूरेशिया के भाग में पाए जाते हैं। लेकिन अब एक रिसेंटली क्वेश्चन पूछा गया कि ये स्टेपी घास के मैदान है, यूरेशिया भाग में पाए जाते हैं, लेकिन किस प्रकार के घास के मैदान है, तो उसका नाम है शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है, जिसको हम बोलते हैं टेम्परेट ग्रासलैंड जिनको कहा जाता है। क्लियर है पॉइंट है। और यहां पे बनेंगे तो एक झील यहां पर और बनी हुई है, बालकश झील। कौन से देश में आती है, कजाकिस्तान में आती है ये बालकश झील। अब देखेंगे अरल सागर में दो नदियां आकर गिर रही हैं, एक नाम है सीर दरिया, एक का नाम है आम दरिया। तो ये दोनों नदियां कहां पर आके गिरती हैं, अरल सागर झील में आकर गिरती हैं। कौन कौन से देशों से आती हैं, तो जो मध्य एशिया के देश है वहां से होकर आके ये कहां पे गिरती हैं, ये अरल सागर झील में आकर गिरती हैं। अच्छा, इनके द्वारा जो निर्मित मैदान है उसको हम बोलते हैं तुरान का मैदान, उनको कहा जाता है। कौन कौन से देशों में बहती है, कौन कौन से देशों से बहती है, जैसे ये हम कहेंगे जैसे तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, इन देशों में ये नदियों का क्या है, ये बेसिन इनका बना हुआ है। क्लियर है पॉइंट ये हो गया यहां पर हमारा किसके बारे में, ये मध्य एशिया के बारे में हमारा बेसिक पॉइंट हो गए। अब देखेंगे हम यहां पर कई सारी पर्वत श्रेणियां बनी हैं, उन पर्वत श्रेणियों को आप थोड़ा सा अच्छे से समझ लेंगे। यहां पर अब शुरू करते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे यहां पर, और उसको नोट करते चलेंगे आप अपने एटलस में, अपनी नोटबुक में, जिसमें भी आप कर रहे हैं उसको। एक बीच में देखेंगे एक पामीर की गांठ बनी हुई है, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में पामीर नोट। अब इस पामीर नोट से कई सारी पर्वत श्रेणियां निकली हैं, जैसे यहां पर एक पर्वत श्रेणी निकली है, नाम है तियान शान। यहां पर देखेंगे एक पर्वत श्रेणी निकली है जिसका नाम है कुनलुन। यहां पर एक पर्वत श्रेणी निकली है जिसका नाम है काराकोरम। यहां पर पर्वत श्रेणी निकली है जिसका नाम है हिमालय। यहां पर पर्वत श्रेणी है जिसका नाम है सुलेमान, और यहां पर पर्वत श्रेणी है जिसका नाम क्या है, हिंदुकुश पर्वत। तो बहुत महत्वपूर्ण एक यहां पे नोट, इसको बोलते हैं गांठ, जहां से कई सारी पर्वत श्रेणियां क्या कर रही हैं, निकल रही हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट अब समझेंगे एक एक पर्वत श्रेणी का। ये तियान शान पर्वत जो है वैसे तो जंक्शन पर है, लेकिन इसको अगर ऑप्शन में आता है तो उसको हम कहां पे लगाते हैं, चीन में। दूसरा जो पर्वत श्रेणी है कुनलुन पर्वत, वो भी कहां पर है, चाइना में। अब इन दोनों के बीच में एक महत्वपूर्ण मरुस्थल का नाम लिखा है जिसका नाम है तकलामाकन मरुस्थल। कहां पर आता है, चाइना में आता है। एक और महत्वपूर्ण यहां पे बेसिन बना हुआ है, तारिम बेसिन। अच्छा, बेसिन का मतलब क्या होता है, बेसिन मतलब होता है द्रोणी। द्रोणी मतलब जैसे घरों में आपके बेसिन होता है, तो बेसिन कैसा होता है, दोनों तरफ से उठा हुआ, बीच में ऐसा थोड़ा सा गड्ढा सा बना रहता है। तो नदियां इस बेसिन को बनाती हैं, तो तारिम बेसिन है, तो इसका मतलब तारिम नदी ने इस बेसिन को बनाया हुआ है। अब आती है कुनलुन, और यहां पर हिमालय के बीच में एक महत्वपूर्ण पठार बना हुआ है जिसका नाम है तिब्बत का पठार। ये तिब्बत का पठार, इसको विश्व की छत कहा जाता है, रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर स्थित है और इतना विस्तारित पठार है, दुनिया का सबसे ज्यादा विस्तार एक्सटेंडेड पठार है, तो विश्व की छत या रूफ ऑफ द वर्ल्ड इसको कहा जाता है। अच्छा, यहाँ पे काराकोरम पर्वत श्रेणी है, यहाँ पर बना हुआ है K2, ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन वर्तमान में ये जो POK वाला क्षेत्र है उसमें वर्तमान में आती है। लेकिन अगर एग्जाम में पॉइंट आता है तो हम यही इसको लगाते हैं कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, K2। क्लियर है। हिमालय में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट एवरेस्ट। कितनी ऊंचाई है, 8848 मीटर इसकी क्या है ऊंचाई, मतलब लगभग 9 किलोमीटर ऊंची। कौन सी पर्वत, कौन सी चोटी हो गई, माउंट एवरेस्ट। और भी दुनिया की जो सबसे ऊंची चोटियां हैं वो भी यहीं पर आती हैं, माउंट मकालू, माउंट जैसे गौरी शंकर, जितनी भी ऊंची ऊंची पर्वत श्रेणियां वो सब कहां पर आती हैं, यहीं पर। क्लियर है। यहां पर देखेंगे एक नाम लिखा हुआ है नदी का जिसका नाम है सांगपो नदी। सांगपो नदी किसका नाम है, तो ये ब्रह्मपुत्र नदी है। जब तक ये तिब्बत में बह रही थी इसका नाम था सांगपो। जैसे ये घूम के यहां पर आई भारत में तो इसका नाम क्या हो गया, ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी कहां पर आ रही है, तो यहां पे लिखा है ढाका, इसका मतलब बांग्लादेश है। यहां पर आई,
यहां से एक और नदी निकल रही है गंगा नदी। गंगा नदी यहां से निकली, वो भी कहां पर पहुंच गई, बांग्लादेश में। ये जब ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में थी, नाम था सांगपो, भारत में आई, नाम हो गया ब्रह्मपुत्र, और जैसे ही बांग्लादेश में गई इसका नाम क्या हो जाता है, इसका नाम हो जाता है जमुना, इसका नाम हो जाता है। गंगा और जमुना नदियां जब बांग्लादेश में मिली तो इनका नाम क्या हो जाता है, तो इनका नाम हो जाता है पद्मा। और जैसे ही इसमें कौन सी नदी आके मिलती है, मेघना, तो इसका नाम क्या हो जाता है, मेघना। जो एग्जाम में क्वेश्चन आया वो क्या है, गंगा नदी किस नाम से बंगाल की खाड़ी में गिरती है या अपने मुख तक पहुंचती है, तो वो किस नाम से पहुंचती है, मेघना नदी के नाम से वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। क्लियर है। यहां पर एक पर्वत श्रेणी बनी है सुलेमान, और यहीं पर एक और पर्वत श्रेणी है जिसका नाम है किरथर। ये दोनों ही कहां पर हैं, ये दोनों ही पर्वत श्रेणी हैं आपकी पाकिस्तान में। यहां पर पाकिस्तान की एक और पर्वत श्रेणी है जिसका नाम है सॉल्ट रेंज पर्वत, वो श्रेणी भी कहां पर है, पाकिस्तान में। अब एक पर्वत है हिंदू कुश पर्वत। जो हिंदू कुश पर्वत है वो शुरू तो होता है पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर, लेकिन बाद में उसका पूरा हिस्सा कहां पर आता है, अफगानिस्तान में आता है। काबुल राजधानी है, तो बाकी हिस्सा कहां पर आता है, हिंदू कुश पर्वत का, अफगानिस्तान में। एक महत्वपूर्ण दर्रा है यहाँ पे जिसका नाम है खैबर दर्रा। एक महत्वपूर्ण चोटी है हिंदू कुश की जिसका नाम है तिरिचमीर चोटी। इसका नाम क्या है, तिरिचमीर चोटी। ये कहां पर है, ये पाकिस्तान की सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी, तिरिचमीर। ये पाकिस्तान की सबसे ऊंची क्या है, चोटी। क्लियर है पॉइंट। ये हमने पढ़ लिया मध्य एशिया और भारत से ऊपर जितने भी पर्वत श्रेणी थी, एक एक के बारे में हमने यहां पर देख चुके हैं। अब आते हैं यहां से हम ईरान की ओर प्रवेश करते हैं कि ईरान में पढ़ते हैं भाई कौन कौन से महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ईरान की तरफ आते हैं। अब देखेंगे यहां पर, ये हमने देखा था हिंदू कुश पर्वत। हिंदू कुश पर्वत यहां पे खत्म हो रहा है, यहां पर एक पठार बना है जिसका नाम है ईरान का पठार। इसको बोलते हैं प्लेट्यू ऑफ ईरान। क्या विशेषता है, चारों तरफ पर्वत श्रेणी बनी है। यहां पर है जागरोस, यहां पर है एल्ब्रोस, यहां पर है हिंदू कुश। तो इसको बोलते हैं अंतर पर्वतीय पठार का उदाहरण इसको कहा जाता है। अंतर पर्वतीय का मतलब होता है इंटर माउंटेन प्लेट्यू, इसको कहा जाता है क्योंकि चारों ओर क्या है, इसके पर्वत है। तो ईरान का पठार ईरान में, जागरोस पर्वत श्रेणी ईरान में, और दो मरुस्थल है महत्वपूर्ण, एक है दस्ते कबीर और एक है दस्ते लुट। ये दोनों मरुस्थल कहां पर हैं, ये दोनों मरुस्थल भी ईरान में स्थित है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक यहां पर पहाड़ी बनी है चगाई पहाड़ियां। तो ये जो चगाई पहाड़ियां, ये मुख्य भाग इसका कहां पर आता है, पाकिस्तान में। कई आतंकवादी घटनाओं को लेकर भी ये क्या रहता है, चर्चा में रहता है। अब आती हूं ऊपर, ईरान में ही एक और महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणी है जिसका नाम है एल बुर्ज पर्वत, और इसका भी सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसका एक पर्वत चोटी बनी है माउंट देमावंद। तो माउंट देमावंद ईरान की सबसे ऊंची क्या हो गई, चोटी हो गई। क्लियर है पॉइंट ये। अब बढ़ते हैं आगे, यहां पर एक पर्वत श्रेणी है जिसका नाम है कॉकेसस पर्वत। ये यहां पर काला सागर और कैस्पियन सागर के बीच में पर्वत श्रेणी है कॉकेसस पर्वत। हम पॉलिटिकल मैप में बता चुके थे कि वो कौन से 3 देश हैं जिनको कॉकेसस स्टेट कहा जाता है, उसको आप पॉलिटिकल एटलस में जाके आप देख सकते हैं। क्लियर है। अब यहां से हम प्रवेश करते हैं कहां पर, ये बना है तुर्की। तुर्की में आती है। तुर्की में 3 चीजें महत्वपूर्ण है। एक यहां पर पठार है जिसको बोलते हैं एनातोलिया का पठार, एक यहां पर पर्वत श्रेणी है जिसको बोलते हैं टॉरस पर्वत, और एक और पर्वत श्रेणी है पॉन्टीन पर्वत। तो पॉन्टीन पर्वत और टॉरस पर्वत के बीच में एक पठार है जिसका नाम है एनातोलिया का पठार, और ये तीनों ही चीजें कहां पर हैं, तुर्की में। एक यहां पर जब आप पॉन्टीन पर्वत के इधर आएंगे तो यहां पर आप देखेंगे एक नाम लिखा है माउंट अरारत। ये माउंट अरारत तुर्की की सबसे ऊंची क्या है, चोटी है। क्लियर है। अब और नीचे आते हैं थोड़ा सा, तो यहां पे देखेंगे 2 नदियां आपको दिखाई दे रही होंगी, एक यूफ्रेट और एक टिग्रिस। और यहां पर एक मैदान लिखा है जिसका नाम है मेसोपोटामिया का मैदान। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यता है। इसे सभ्यताओं का पालना कहा जाता है, इंग्लिश में बोलते हैं क्रेडल ऑफ द कल्चर, इसको कहा जाता है। यूफ्रेट और टिग्रिस नदी जो है उनको किस नाम से जाना जाता था, तो इनका प्राचीन नाम है दजला फरात नदियां, इनको कहा जाता था। क्या नाम है, दजला फरात नदियां इनको कहा जाता था। क्लियर है। कौन कौन सी 2 नदियां हैं, यूफ्रेट और टिग्रिस नदी, दोनों यहां पे गल्फ की खाड़ी में आकर क्या कर रही हैं, गिर रही हैं। अब आती है यहां पर, ये पूरा बना हुआ है आपका अरब प्रायद्वीप। ये जूते का आकार का जो बना हुआ है ये क्या हो गया, अरब प्रायद्वीप।
दुनिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है वो कौन सा है? अरब प्रायद्वीप। कौन कौन से देश हैं? तो ये तो हो गया आपका सऊदी अरब, और नीचे हमने बताए थे दो देश और थे, एक था यमन और एक क्या था यहाँ पर? ओमान। क्लियर है? और यहाँ पर कई सारे देश हमने पढ़े थे उनके बारे में, इजराइल की क्या विशेषता है, सीरिया की क्या विशेषता है, उनमें युद्ध क्यों चलता है, उसको हम उसमें बता चुके हैं, वहां पे जाके उसको देख सकते हैं। अब आती है यहाँ पर एक महत्वपूर्ण झील बनी है जिसका नाम है मृत सागर झील, इंग्लिश में लिखा है डेड सी। दो महत्वपूर्ण पॉइंट है, दुनिया की दूसरी सबसे खारी झील है वो कौन सी है? मृत सागर झील। दूसरा, जो इसकी तली है वो इतनी नीची है कि समुद्र स्तर से भी तली इसकी क्या है? नीची है, तो निचला स्थान कहा जाता है इसे पृथ्वी पर। दूसरा पॉइंट है, ये तो हो गई दूसरी सबसे खारी झील कहां की थी? तुर्की की, जिसका नाम है वॉन झील। क्या नाम है? जो दुनिया की सबसे खारी झील है उसका नाम क्या है? वॉन झील उसको कहा जाता है। यहां पर देखेंगे एक पर्वत बना है जिसको बोलते हैं सिनाई पर्वत। सिनाई पर्वत महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है सिनाई प्रायद्वीप। ये जो प्रायद्वीप बना है इसको बोलते हैं सिनाई प्रायद्वीप। जब हम अफ्रीका पढ़ेंगे और सुएज नहर पढ़ेंगे तब हम समझेंगे कि इसका क्या महत्व है। क्लियर है? यहां पर एक खाड़ी बनी है जिसका नाम है अकाबा की खाड़ी। ये किस देश में आती है? ये आती है जॉर्डन में। दूसरा, एक नदी गिरती है मृत सागर झील में जिसका नाम है जॉर्डन नदी। अब इधर आते हैं हम, ये कौन सा है आपका? ये है आपका सऊदी अरेबिया। इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण है? तो इसमें दो मरुस्थल है महत्वपूर्ण, एक लिखा है रबल खाली और एक लिखा है अल नेफुद मरुस्थल। दोनों ही मरुस्थल कहां के हैं? सऊदी अरेबिया के। और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? जो रबल खाली है दुनिया का सबसे बड़ा बालू निर्मित मरुस्थल कहा जाता है। फिर से सुनेंगे, दुनिया का सबसे बड़ा बालू निर्मित मरुस्थल जो सैंडी डेजर्ट है वो सबसे बड़ा किसका नाम आता है? रबल खाली मरुस्थल का नाम आता है, जो किस देश में है? जो सऊदी अरब में स्थित है। क्लियर है पॉइंट? और विशेषता पढ़ती हैं। अब देखेंगे यहां पर आप, ये है पर्शिया की खाड़ी, इसको हम बोलते हैं फारस की खाड़ी भी कहा जाता है, और यहां पर है लाल सागर। तो वो कौन सा हिस्सा है, स्थलखंड है जो पर्शिया की खाड़ी से भी लगता है और लाल सागर से भी लगता है? वो क्या है? ये अरब प्रायद्वीप। अब लास्ट में केवल हमारी दो महत्वपूर्ण जल संधियां और रह गई हैं जिसके बाद हम इसको समाप्त करेंगे। वो दो महत्वपूर्ण जल संधियां कौन सी हैं? एक यहां पर बनी हुई है आपकी हार्मुज जल संधि और एक यहां पर बनी हुई है आपकी बबल मंदाब जल संधि। बबल मंदाब दो देशों को अलग करती है, यहां पर है यमन और यहां पर देश है जिबूती। दो सागरों को जोड़ती है, एक है अदन की खाड़ी और यहां पर है लाल सागर। इनको क्या करती है? जोड़ती है। जो सुएज नहर के लिए जो जहाज जाते हैं वो इसी जल संधि से होकर गुजरते हैं। यहां पर जो हार्मुज जल संधि है वो क्या महत्वपूर्ण है? एक तो ईरान और ओमान के बीच में थोड़ा सा विवाद रहता है, और किस किस को अलग करती है? ईरान, ओमान और यूएई एक तरफ है, और ईरान को क्या करती है? अलग। किस किस को जोड़ती है? तो ये है आपका अरेबियन सी और यहां पर है फारस की खाड़ी। इन दोनों को जोड़ने वाली जल संधि कौन सी हो गई आपकी? ये हो गई आपकी हार्मुज जल संधि। क्लियर है? ये अच्छा, एक पॉइंट और रह गया है यहां पर, एक देश के कुछ दो पॉइंट्स और हैं यहां पर। एक देश छोटा सा और है श्रीलंका, दो पॉइंट इसके और सुन लेंगे। श्रीलंका की जो सबसे ऊंची चोटी है वो क्या है? वो नाम लिखा है पिथरू तागला। ये क्या है? सबसे ऊंची चोटी श्रीलंका की। और श्रीलंका की जो सबसे बड़ी नदी है वो कौन सी है? महावेली गंगा श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट थोड़ा सा और है, यहां पर एक जल संधि बनी है पाक जल संधि। पाक जल संधि भारत और श्रीलंका को क्या करती है? अलग करती है। और किस किस को जोड़ती है? तो यहां पर बनी है मन्नार की खाड़ी और दूसरी तरफ यहां पर है पाक की खाड़ी। तो पाक की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी को जोड़ती है, जबकि इंडिया और श्रीलंका को क्या करती है? अलग करती है। क्लियर है? आशा है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं हमको। और जितने भी पॉइंट्स इसमें बताए जा रहे हैं सारे आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, आप उनको नोट करते चलिए। अगर आपको कहीं पे दिक्कत आ रही है तो आप उसको पॉज करिए, उसको बार फिर से देखिए। उसको जितनी भी चीजें बताई हैं सब आपको एटलस में मिलेंगी। आप अपने एटलस में जाइए और उसको क्या करिए? नोट करिए। अगली सीरीज में, अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।